Write down the note. In ionic bond, there is transfer of valence electron from lower electronegative atom to higher electronegative atom. ओके Yes, sir. हाँ. अच्छा, यहाँ पे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या हुआ, बताइए. अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है, आर्ची आप बताइए. जस्ट आपने क्या समझा वही बता दीजिए. इट इज नॉट नेसेसरी दैट. ओके, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रैब करता है, यस. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है ना कि उसको, वो जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कितना आसानी से अपने तरफ खींच लेता है. मतलब कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को कौन अपने तरफ ज्यादा तेजी से खींच लेगा, वही ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा. समझ में आया ना. अच्छा. Yes, sir. हाँ. अच्छा, ये आप लोग बताओ मेरे को कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए मैंने एक निमोनिक्स बताया था, तो वो किसको किसको याद है. अच्छा, तो चंदन. मुझे याद है. चंदन आप बताओ. यस सर. हाँ हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड के लिए मैंने एक निमोनिक बताया था. सर फोन करब सच पासी. यस. एंड इससे पता चलता है क्या कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो कौन सा है हमारा. सर फ्लोरीन. यस. Fluorine, उसके बाद से कौन सा है, सब ऑक्सीजन. बोलेंगे. oxygen, यस. उसके बाद से कौन सा है. nitrogen. नाइट्रोजन. यस. अच्छा, एक सवाल मैंने टेस्ट में पूछा था, सबने गलत किया था. सबको ये याद है कि फोन करब सच पॉसी में मतलब पी और एच, फास्फोरस और हाइड्रोजन का 2.1 2.1 है तो सेम है. फिर से सल्फर और कार्बन का भी सेम था. लेकिन कार्बन ग्रुप का आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड याद नहीं किया था. ये मेरे को कैसे पता तो चला. याद. रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ. क्योंकि कार्बन के बाद से जो तीन होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कौन सी गीत सुनोगे, एसएन, तीन, इस तीनों का बराबर होता है. तो मैंने एक सवाल पूछा था, उसमें बोला था कि किसका किसका बराबर है. तो मोस्टली आप लोगों ने फोन का मतलब फास्फोरस और हाइड्रोजन वाला तो लगा दिया था, लेकिन किसी ने भी सिलिकॉन और जर्मेनियम वाला नहीं लगाया था. तो मीन्स अगर आपको याद भी था तो फायदा क्या हुआ उसका. यही तो इम्पोर्टेंट चीज है, कि आप लोग को याद है तो उसको लगाइए, एग्जाम में लिखिए, तभी फायदा है. एंड ट्राई टू थिंक इन एवरी वे. इसीलिए वो मतलब मैंने क्वेश्चन डाला था एंड आज डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है ना. अब जैसे कि उसमें क्या था ना कि एक और क्वेश्चन था कि जैसे जो सबसे लास्ट वाला होता है, प्यारे बाबू. तो प्यारे बाबू का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है ना, वो ज्यादा हो जाता है जो सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये टीन था उससे. तो ये भी इंपॉर्टेंट था. मतलब कि कार्बन फैमिली का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए विथ वैल्यूज. और जैसे जिंक फैमिली में एक्सेप्शन था, जिंक, कैडमियम, मरकरी में था ना कि Yes, sir. ऊपर बढ़ना चाहिए था लेकिन नीचे की तरफ बढ़ा. तो इफ आई कुड रिमेम्बर देन यू शुड आल्सो रिमेम्बर. सो या रिवीजन हो गया अच्छा से एक बार पीरियोडिक टेबल का. तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब जैसे कि सोडियम और फ्लोरीन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा. Fluorine, हाँ. अच्छा, मेटल और नॉन मेटल में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा. non-metal. यस. व्हाई. बिकॉज मेटल्स ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन्स and non-metals always accept electrons. Those who are accepting are more powerful in acceptance than those who are donating. मतलब जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो डोनेट करने वाले से तो ज्यादा ही मजबूत है खींचने के मामला में. समझ रहे हो ना. Yes, sir. हाँ. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो आप लोग नोट लिखेंगे और उसके बगल में लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए कितना बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये. और आप लोग अगर वीके जे सवाल बनाओगे तो उसमें इससे रिलेटेड तीन तीन सवाल मिलेगा. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, तो लिखिए हाइब्रिडाइजेशन
isomerism and geometry are not defined for ionic compound. Hybridization, isomerism, and geometry are not defined for ionic compound. अब ये जो तीनों वर्ड है आप लोग पहली बार सुन रहे होगे जो लोग 11th में हो। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, तो हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सो टेंशन लेने का बात नहीं है, ठीक है ना। और मतलब कृष्ण मोहन आपको ही बता रहा हूँ, जैसे कोई भी वर्ड आप नया सुन रहे हो ना, तो वी विल स्टडी अबाउट दैट इन कमिंग टाइम। Yes, हाँ हाँ। yes. तो hybridization, isomerism and geometry are not defined for ionic compound. Why? Because of the, लिखिए, because of non-directional nature of electrostatic force of attraction. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट हमने पिछले पेज में पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन एटम्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे सोडियम और क्लोरीन में बॉन्ड बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बॉन्ड जो होगा वो सोडियम की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, मतलब फोर्स जो होगा, या फिर वो क्लोरीन की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉन डायरेक्शनल मीन्स इट इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो hybridization, isomerism and geometry are not defined for any compound because of non-directional nature of electrostatic force of attraction. Done? Yes, sir. Nice. तो भाई ये डिफाइंड किसके लिए होता है? तो अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट कि hybridization, isomerism and geometry are defined only for covalent compounds. Hybridization, isomerism and geometry are only defined for covalent species because of directional in nature. Because of directional in nature. Done? Yes, sir. Nice. अच्छा, हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ा अभी अभी। एक पॉइंट पढ़ा, देखिए रिवीजन हो रहा है हमारा। एक पॉइंट पढ़ा कि हाइब्रिडाइजेशन, आइसोमरिज्म और ज्योमेट्री जो है वो आयनिक के लिए डिफाइन नहीं है। साथ साथ हमने ये पढ़ा कि अच्छा आयनिक के लिए तो नहीं है लेकिन कोवेलेंट के लिए है। अब आयनिक के लिए क्यों नहीं है, ये दूसरा सवाल। तो आयनिक के लिए इसीलिए नहीं है क्योंकि जो इलेक्ट्रो, अब देखिए यहाँ पे एक और सवाल कि आयनिक जो कंपाउंड बनता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब नेक्स्ट कि आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, इसीलिए ये तीनों डिफाइंड नहीं है। अच्छा, तो कोवेलेंट में क्यों डिफाइंड है? बिकॉज जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। तो हम लोग यहाँ से 4-5 पॉइंट्स निकाल लिए, और आप लोग वीकेजी सॉल्व बनाओगे तो 4-5 क्वेश्चन मिलेगा आपको इस पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि ओनली आइसोमॉर्फिज्म इज डिफाइंड फॉर आयनिक कंपाउंड। Only isomorphism is defined for ionic compound. ठीक है? ओके, डन एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके ओके, नाइस। सो अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म जो है वो आयनिक के लिए डिफाइंड है, तो क्या ये कोवेलेंट के लिए है? तो हाँ है। तो आइसोमॉर्फिज्म में आल्सो बी डिफाइंड फॉर कोवेलेंट स्पीसीज। ये भी लिख लीजिए। तो यहां से हमारा आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल, नाइस। अभी मैं बताऊंगा आइसोमॉर्फिज्म आखिर होता क्या है भाई। तो आई गेस कि आप लोगों ने लिख लिया होगा कि आइसोमॉर्फिज्म जो होता है वो कोवेलेंट के लिए भी डिफाइंड होता है। बात आता है यहाँ कि ये आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है भाई।
आइसोमॉर्फिज्म जो होता है ना, दो कंपाउंड दिख रहा है आपको, ठीक है ना, दोनों एकदम एक ही तरह का उसका फॉर्मूला है, दोनों में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर भी एकदम सेम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, जो देखने पे एक ही जैसा लगे। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे भाई, तो इसको हम लोग एग्जांपल्स से समझेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो आइसोमॉर्फिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए दो चीज जरूरी है, एक तो देखने में एक जैसा लगना चाहिए, और दूसरा कि उसमें जो भी मतलब एटम्स है उसका जो मतलब कि चार्ज है वो सेम होना चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। तो आई गेस कि आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शो आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने यस जुड़वा सर। का नाम सुना है, जुड़वा, मतलब जो जुड़वा लोग होते हैं यस ना, सर। वो क्या होता है कि मतलब देखने में एकदम एक ही जैसा लगते हैं, लेकिन वो एक ही होते नहीं है। ठीक है ना, जस्ट हम लोग ऐसा ही कुछ समझ सकते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, 4-5 से तो एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। लिखिए FeSO4.7H2O। अच्छा इसको बोलते क्या है, कौन बताएगा, FeSO4.7H2O को क्या बोलते हैं। सर आयरन सल्फर। नहीं नहीं नहीं, आयरन सल्फेट 7 हाइड्रेट, ये तो कोई भी बोल सकता है, सॉरी हेक्टा हाइड्रेट, बट इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। और मुझे ये सब चीज 10वां में याद हो गया था, मतलब मैं 10th में ये सब चीज याद कर लिया था कि FeSO4.7H2O को हम लोग ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। अच्छा, और एंड ZnSO4.7H2O, इसको हम लोग व्हाइट विट्रियोल बोलते हैं। जिंक सल्फेट को हम लोग व्हाइट विट्रियोल, और FeSO4.7H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल। और CuSO4.5H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। वाह 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 वाह, कितना तरह का विट्रियोल है। तो जस्ट हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि कंपेयर करना, बताना है कि आइसोमॉर्फिज्म शो करता है कि नहीं, FeSO4.7H2O और ZnSO4.7H2O। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या ये देखने में एक ही जैसा लग रहा है कि नहीं। तो देखिए, इसके लिए दोनों में वाटर ऑफ हाइड्रेशन कितना है, 7-7 मॉलिक्यूल है वाटर का। ठीक है, हेलो, यस सर। हाँ, और दोनों सल्फेट ही है, यहां भी बात बराबर। और दोनों जो एटम है उसका चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी सेम है, आयरन का और जिंक का। ठीक है ना, तो इसीलिए ये दोनों क्या है, आइसोमॉर्फ हैं एक दूसरे के। ठीक है, यस सर। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। अच्छा कोई चैट बॉक्स, यस, ओके ओके। और नेक्स्ट एग्जांपल इज CuSO4.5H2O एंड MgSO4.7H2O। अच्छा एक होमवर्क है कि MgSO4.7H2O को क्या बोलते हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग अगर गूगल कर सकते हो तो कर लेना, मतलब करके बता दो, या फिर जस्ट रिमेम्बर इट फॉर योर सेल्फ एंड राइट इट ऑन योर कॉपी। इसको भी कुछ विट्रियोल बोलते हैं आई गेस। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए, तो ये है कि नहीं आइसोमॉर्फ। सी नहीं है। नहीं है, अच्छा अच्छा सर वाइट, अच्छा इसको वाइट बोलते हैं, अच्छा तो ये ZnSO4 को भी वाइट ही बोलते हैं, हो सकता है। मैंने लिखा है तो वो गलत नहीं है, और MgSO4 को भी वाइट बोलते हैं। अच्छा अच्छा चलिए, ये नहीं है, तो क्यों नहीं है ये बताएंगे चंदन। चंदन बताइए ये क्यों नहीं है, मतलब आइसोमॉर्फ।
क्योंकि सर इसमें CuSO4 में 5s2 है और उसमें हाँ 7s2 है। हाँ, तो पहला बात की मतलब हम लोग का फर्स्ट टेस्ट ही फेल हो गया कि ये देखने में ही एक जैसा नहीं लग रहा है, और जब देखने में ही एक जैसा नहीं लगेगा तो फिर से हम लोग को आगे बढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? यस सर। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। लिखिए, बड़ा सा फॉर्मूला है K2SO4 K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं चंदन? पोटेश एलम। यस, इसको हम लोग पोटेश एलम बोलते हैं। नाइस। तो ये है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। और दूसरा लिखिए कंपाउंड का नाम K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस 24H2O। लिख लिए? और यहाँ है ना, ये जो पोटेशियम और एल्युमिनियम है उसके जगह पे हम लोग M और N लगा देंगे। M और N कोई भी मेटल हो सकता है, तो ये जो फैमिली होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एलम फैमिली। एलम फैमिली। और क्योंकि ये पोटेशियम का एलम है इसीलिए इसको हम लोग पोटेश एलम बोलते हैं। ठीक है ना? आगे हम लोग पढ़ेंगे एलम्स के बारे में, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना? तो आई गेस कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अच्छा, इसको बताएंगे कृष्ण मोहन, आप बताइए कि ये दोनों जो है वो आइसोमॉर्फ है कि नहीं? 4 नंबर। नहीं नहीं, 3 नंबर। K2SO4 वाला। सेम तो दिख रहा है। हम्म। तो सेम दिखने के लिए क्या क्या जरूरी है? दो चीजें जरूरी है, ठीक है ना? एक तो पहले सेम हाँ। दिखना चाहिए, और उसके बाद से यस भी यस। बहुत सारा कंडीशंस है। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सेम होना चाहिए। और एक और कंडीशन ओ। है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। अब ओके आप, ओके। हाँ, आपको प्रॉब्लम होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे, तो या। टुमारो आई विल टेल यू इन क्लास, ओके ना? ओके ओके। हाँ हाँ, ओके। सर तनीषा, आपने बताया हुआ है पहले। यस यस, जस्ट क्रिस मोहन इज माय फ्रेंड, मींस मैं इंग्लिश सीखने जाता हूँ वहाँ पे, तो मैं उनको वहाँ बता दूंगा। यस तनीषा, कैन यू टेल मी ये दोनों है कि नहीं आइसोमॉर्फ? सर थर्ड सर है ओके ओके, क्यों है? सर, क्योंकि इनका चार्ज भी सेम है, ओवरऑल चार्ज सेम है और नंबर ऑफ H2O भी सेम है। यस, नाइस। नेक्स्ट एग्जांपल हम देंगे, मोस्टली आप लोग गलत करेंगे उसमें। फोर्थ नंबर, सोडियम फ्लोराइड NaF एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताइए ये दोनों क्या आइसोमॉर्फ दिख रहे हैं? अभी तक हमने नो जो रूल सर। पढ़ा है उसके हिसाब से। नो सर। अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से नहीं दिख रहे हैं, बट दे आर बिल्कुल आइसोमॉर्फ। नहीं। बट दे आर आइसोमॉर्फ। हाउ? सर वाई? Because their electronic configuration are same. Just see, सोडियम और मैग्नीशियम दोनों मेटल्स हैं इस दोनों में, और दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है, नियन के तरह। फिर से फ्लोरीन और ऑक्सीजन, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है इसका, और इसका -2 है, लेकिन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो भी सेम है, लाइक नियन। और एक और बात है कि इसमें दोनों में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, और देखने में भी एक जैसा लग रहे हैं। देखिए देखने में तो एक जैसा लग रहा है, पहला टेस्ट पास हो गया था। दूसरा टेस्ट आया था कि ऑक्सीडेशन नंबर सेम होना चाहिए था, ठीक है ना? लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हमने देखा तो डिफरेंट हो गया। तो अब हम लोग तरीका लगाएंगे कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है क्या। अगर सेम होगा तो काम चल गया, सही है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है तो बोल देंगे कि दे आर नॉट आइसोमॉर्फ। समझ में आया ना? तो 3 लेवल हम लोग टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखने में एक जैसा होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ये सब सेम होना चाहिए। दूसरा चीज कि ऑक्सीडेशन नंबर सेम होना चाहिए। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो हम चेक करेंगे कि क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम नहीं ना है।
अगर सेम हो गया तो आइसोमॉर्फ, नहीं हुआ तो आइसोमॉर्फ नहीं है। समझ में आया ना? बोलिए यस सर। आदेश। हाँ ओके, नाउ हम लोग फिफ्थ एग्जाम्पल लिखेंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल, अच्छा अब हम लोग एग्जाम्पल्स नहीं लिख रहे हैं, अब हम लोग आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। चलिए तो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ओह, लेट मी सी कि ड्रॉपर्स के लिए कुछ है कि नहीं। है, आप लोग रुक जाना यार, मतलब एक ही दो सर एग्जाम्पल्स कराऊंगा मैं। चलिए तो हम लोग आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे बनते हैं वो लोग, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। यस आदेश। नो सर। आदेश हाँ, अच्छा ये देखिए, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है और एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयनिक कंपाउंड में जो मेटल होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, मतलब पूरा पूरी दे दिए कि लो भाई जाओ। और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, पूरा पूरा पैसा ले लेंगे कि भाई हो गया मेरे पास, मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, अब तुम्हारा उससे कोई लेन देना नहीं है। ठीक है ना? तो ये होता है आयनिक कंपाउंड्स में। तो जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ एल्युमिनियम फ्लोराइड का। तो इसका फॉर्मूला कैसे हम लोग लिखते हैं एल्युमिनियम फ्लोराइड का, तो एल्युमिनियम फिर से यहाँ पे फ्लोराइड। ठीक है, एल्युमिनियम के नीचे इसका वैलेंस लिखेंगे तो 3, इसका लिखेंगे तो 1, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो किधर जाता है, लास्ट में जाता है। इसीलिए एल्युमिनियम फ्लोराइड का फॉर्मूला AlF3 है, F3Al नहीं है। याद आ रहा है ना सब कुछ? सर वो लेस स्टेबल हो जाएगा। हाँ, मतलब याद आ रहा है ना पीरियोडिक टेबल वाला बात सब? यस सर। हाँ, यस, ओके नाइस। सो वी विल जस्ट रिवाइज एवरीथिंग, इसी में तो मजा है। चलिए अब ये AlF3 बन गया। अब कोई बोलेगा कि भाई थोड़ा बताओ तो, दिखाओ तो कि ये दिखता कैसे है AlF3, तो कैसे दिखाएंगे? तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी चीज का अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले वो एटम और उसके बाद से उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे। तो एल्युमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए? 3 हैं। 3। हाँ, और फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 7। 7। इट्स वैलेंसी इज 1 बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7। बताता हूँ ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो फ्लोरीन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। यस, इसीलिए इसके आउटर मोस्ट में 7 हो जाएगा। इज इट विजिबल? यस सर। और शुड आई चेंज द कलर? लेट मी जस्ट चेंज कलर। यस, नाउ इट। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। आप लोग मेरे साथ बनाते चलिए, ठीक है ना? अब एल्यूमिनियम, अच्छा एक बात बताइए कि फ्लोरीन जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बताइए। 1 एक ही इलेक्ट्रॉन 1 एक्सेप्ट करेगा। ऑक्टेट के लिए। हाँ, तो फ्लोरीन जो है वो, यस, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और एल्यूमिनियम जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, बोलिए? 3 3। 3। तो इसके लिए हमको कितना फ्लोरीन चाहिए? 3 तो 3। एक एल्यूमिनियम के लिए हमको 3 फ्लोरीन चाहिए होगा, तभी जाके एल्यूमिनियम पूरा पूरा दे पाएगा। अब इसको थोड़ा रियल लाइफ सिचुएशन में समझते हैं। तो मान लो मेरे पास 300 रुपया है, ठीक है ना? और आदेश है उसको चाहिए 100 रुपया, मतलब ये 100 से ज्यादा नहीं लेगा, 100 से कम भी नहीं लेगा। ठीक है, 100 रुपया में इनका काम हो जा रहा है। तो अब मेरे को वो 300 रुपया डोनेट करना है, मैंने दान करना है। तो मैं क्या करूंगा, आदेश जैसे 3 आदमी को खोज के दूंगा। सिमिलरली वैसे ही होता है यहाँ पे भी कि एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन देना है, फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब क्या करेगा एल्यूमिनियम, कहेगा अच्छा रुको रुको, जाकर 2 और ही आदमी को खोज के लाएगा, 2 और फ्लोरीन को खोज के लाएगा, और तब तीनों को दे देगा। तो यही होता है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनता है। और इसी कारण से एल्यूमिनियम फ्लोराइड में 1 एल्यूमिनियम और 3 फ्लोरीन होता है। आई गेस कि अब समझ में आया होगा कि आखिर यस इंटरनली सर। हो क्या रहा है। तो देखो कैसा होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे एल्यूमिनियम दे दिया इनको,
एक और फ्लोरीन एटम होगा तो उसको भी दे देगा, और एक और फ्लोरीन एटम होगा उसको भी दे देगा। जस्ट एज यू कैन सी इन माई नोट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। Yes, sir. हाँ, तो आप लोग इसी तरह लिख लो कि AlF3 और उसके बाद से उसका स्ट्रक्चर बना लो। और किन्हीं को भी अगर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ लो, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तनीषा, आपको समझ में आ गया ना? यस सर। ओके ओके, तो इसको बना लीजिए सब लोग। सो डन, यस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। और एक एग्जांपल मैं बताऊंगा और उसके बाद से सारा आप बताओगे। देखो कैसे, कितना मजा आता है। देखो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ थिंग। अच्छा आओ, हम सब मिल के बनाते हैं। देखो, सोडियम अगर सल्फाइड बनाना है मेरे को, ये सही लग रहा है, इधर भी काम कर रहा है ये। तो अगर मेरे को सोडियम सल्फाइड बनाना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो सोडियम का वैलेंसी 1 और सल्फर का वैलेंसी 2, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला आएगा क्या? अच्छा, इसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? तो सल्फर, बिकॉज इट इज ए नॉन मेटल, तो इसीलिए जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो लास्ट में जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उसको याद कीजिए। यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2S बना ना? Yes, sir. हाँ, अब हम समझेंगे कि ये Na2S ही क्यों बनता है, NaS क्यों नहीं बनता है, NaS2 क्यों नहीं बनता है। तो देखिए, इसमें क्या है, एक सल्फर होगा कम से कम, तो एक सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कोई भी बता सकता है? अच्छा, 6 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6. अरे भाई, ये ऑक्सीजन फैमिली का है और ऑक्सीजन 16th ग्रुप का है, और 16th ग्रुप में Yes, sir. अरे हाँ, ये याद होना चाहिए। इधर इस तरह गलती नहीं कर सकते हैं हम, इट्स नॉट अलाउड। तो ओके भाई, तो अब क्या हुआ, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको कितना चाहिए बढ़िया मतलब फुली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए? 2 बोलिए, 2 चाहिए। और एक सोडियम कितना दे सकता है? 2. एक ही दे सकता है। इसीलिए अब क्या होगा कि सल्फर क्या करेगा कि मानो कि मैं हूं, मान लो सल्फर, तो मेरे को चाहिए 200 रुपया, ठीक है ना, और आदेश के पास 100 रुपया है, तो मतलब मैं छीनने के काबिल हूं। तो मैं क्या करूंगा, और आदेश देने का भी वैसे काबिल है, तो मैं जाके आदेश से ले लूंगा। लेकिन अब मैं आदेश जैसा एक और आदमी को खोजूंगा कि उनसे भी लूं, तभी ना मेरा काम चलेगा। सिमिलरली सल्फर को चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सोडियम आया, बोला कि भाई मेरे पास तो एक ही है। तो सल्फर बोला अच्छा रुको रुको, तुम्हारे जैसे एक और आदमी को खोजते हैं। तो ये क्या किया, एक और सोडियम को खोज लाया, तो 2 सोडियम मिल के इसको दिया 2 इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया फुल्ली फील्ड। तो सोडियम सल्फाइड का हो गया, यही कॉन्फ़िगरेशन है इसका। समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। हाँ, तो अब आप लोग एक सवाल कीजिएगा, उसके बाद से मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाऊंगा, और जो बाकी सारा चीज है वो आप लोग घर पे कर लेना, ठीक है ना? कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। वैसे 2 ही और एग्जाम्पल होगा, तो एक एग्जाम्पल आप लोग मेरे साथ करो और बाकी वाला घर पे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, एंड आई बिलीव दैट ऑलमोस्ट एवरीवन कैन डू दिस। कैल्शियम फ्लोराइड दिख रहा है? तो मैं इसको समझाता हूँ। कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? So वैलेंस शेल में कितने होंगे इसके? आप बताओ। अरे हाँ, एक और बात बताता हूँ। अच्छा, ये हम लोग पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़े? कोई बता सकता है कि पीरियोडिक टेबल हम लोग क्यों पढ़े? इसीलिए हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े ना, कि हम लोग सारे एक चीज का प्रॉपर्टी याद करके उस ग्रुप का सारा प्रॉपर्टी हमको याद हो जाए, ठीक है ना? दैट्स द ब्यूटी ऑफ पीरियोडिक Yes. टेबल।
जैसे आपको स्ट्रोंशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है? बताओ। नहीं पता है, लेकिन अभी मैं पूछूं कि स्ट्रोंशियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आप सट से बताओगे 2। वाई? बिकॉज इट्स बिलोंग टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो 2। जैसे फर्स्ट ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होगा उस सबके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, सॉरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे ही ऑक्सीजन फैमिली में जितना भी एटम्स होगा, जितना भी एलिमेंट्स होगा, उस सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो 6। ठीक है ना? बोरोन फैमिली है, बोरोन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बताइए। 3। यस। और वैसे ही मान लीजिए कि फ्लोरीन वाला जो, उसको क्या, कौन सा ग्रुप बोलते हैं फ्लोरीन वाले को? बताइए जल्दी जल्दी। टेल मी द नेम ऑफ। हेलोजन। यस, हेलोजेंस। नाइस। तो हेलोजेंस में कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बताइए। 7। यस। नाउ अब आप लोग पावरफुल दिख रहे हो। सही है, सही है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कैल्शियम में कितने होंगे हम लोग कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले पता करेंगे, अच्छा भाई इसका ग्रुप नंबर कौन सा है। तो बेटा मांगे कार, अच्छा ये तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसका मतलब इसका आउटर मोस्ट में 2 होगा। फ्लोरीन कौन सा ग्रुप का है? अरे ये तो हेलोजन फैमिली का है, इसका मतलब इसका आउटर मोस्ट में 7 होगा। आयोडीन कौन सा फैमिली का है? अरे ये तो हेलोजेंस का है, इसका मतलब इसका आउटर मोस्ट हेलोजन। में कितना होगा? 7 होगा। समझ में आ रहा है ना? तो यस दैट्स द सर। ब्यूटी ऑफ स्टडिंग पीरियोडिक टेबल। ओके। तो कैल्शियम दे सकता है 2, फ्लोरीन ले सकता है 1। तो कैल्शियम क्या करेगा? फ्लोरीन जैसे एक और आदमी को खोजेगा कि भाई आओ आओ हमको पैसा देना है, तो फ्लोरीन आ जाएगा सट से, तो फिर से 2 फ्लोरीन को दे देगा। तो बस यही हो गया हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक यू गॉट इट एंड देयर इज नो, मतलब कोई भी इस बात का तुक नहीं बनता है कि हम लोग सारा का सारा एग्जांपल करें। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। इज इट? बोलो भाई, समझ में आ गया यस ना? सर। हाँ। जैसे यस सर। एल्युमिनियम नाइट्राइड है तो एल्युमिनियम 3 दे सकता है, नाइट्रोजन 3 ले सकता है, तो बस हो गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड बन गया। ठीक है ना? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बॉर्न हेबर साइकिल। और यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। तो लिखिए कॉन्सेप्ट बॉर्न हेबर साइकिल। Most probably we will do it in next meet. So